नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश किस्सा कुर्सी का पीएम कौन। साथ आपके मैं हूं शालिनी कपूर तिवारी। लोकसभा चुनाव के छठे चरण का मतदान संपन्न हो गया। देश के 7 राज्यों की 59 सीटों पर वोट डाले गए। आज सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में 80% और सबसे कम उत्तर प्रदेश में 53% वोटिंग हुई। पर आज की वोटिंग के बाद सबकी निगाहें दिल्ली पर टिकी हैं, क्योंकि पिछले आम चुनाव में यहां की सभी 7 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया था। तो चलिए जान लेते हैं कि क्या कहती है दिल्ली और क्या कहता है यहां का वोटिंग मीटर। अब की बात दिल्ली के दंगल में नंबर 1 कौन? फिर बीजेपी जीतेगी 7 सीट या हाथ से निकलेगी दिल्ली? क्या कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी मारेगी बाजी? लोकसभा चुनाव के छठे चरण में दिल्ली की 7 सीट के संग्राम पर देश की निगाहें। बड़ा सवाल ये कि राजधानी की 7 सीट पर किसका होगा कब्जा? क्या फिर बीजेपी दिल्ली में क्लीन स्वीप करेगी या शीला दीक्षित की वापसी का कांग्रेस को फायदा होगा? या फिर दिल्ली में अपने कामकाज के बूते टीम केजरीवाल बीजेपी कांग्रेस का खेल बिगाड़ेगी? अब ग्राफिक्स के जरिए दिल्ली के दिग्गजों के दंगल को समझाते हैं। चांदनी चौक लोकसभा सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार हैं केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन। दिल्ली की सियासत के महारथी हर्षवर्धन के सामने हैं दिल्ली कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष जयप्रकाश अग्रवाल। वहीं आम आदमी पार्टी ने पंकज गुप्ता को अपना प्रत्याशी बनाया। चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र में बनिया वर्ग के वोटर ज्यादा हैं, इसलिए तीनों ही प्रमुख पार्टियों ने यहां से बनिया जाति के उम्मीदवार उतारे और सबके दावे ये जीत उन्हीं की होगी। हमारा जो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जिम्मेदारी है उसको प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत जिसे कहते हैं लीडरशिप और वैलर के साथ उसको निभाया है। सारे लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं। ये मैं नहीं बता रहा, ये लोग मुझे बता रहे हैं। सड़क पे हर जगह एक ही मुद्दा है कि हमको नरेंद्र मोदी वापस 2019 में प्रधानमंत्री के रूप में चाहिए। उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से सांसद हैं दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी। इस बार फिर बीजेपी ने उन्हें लगातार दूसरी बार आजमाया। वहीं कांग्रेस ने अपने सबसे कद्दावर नेता शीला दीक्षित पर यहां से दांव खेला। शीला 3 बार दिल्ली की मुख्यमंत्री भी रही हैं। आम आदमी पार्टी ने इन 2 दिग्गजों को चुनौती देने का जिम्मा दिलीप पांडे को सौंपा। उत्तर पूर्वी दिल्ली में सबसे ज्यादा पंडितों के वोट हैं, इसलिए तीनों ही पार्टियों ने यहाँ से पंडित प्रत्याशी खड़े किए। हम 100% कॉन्फिडेंट हैं, हम 100% श्योर हैं और लोग हमारे पक्ष में विश्वास दे रहे हैं। जितने हमारे कैंडिडेट्स हैं उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से चुनाव लड़ा, सिस्टमैटिकली एंड रीचिंग आउट टू एवरीबॉडी, and we hope that we will win. Our target is 7 seats. सारे एकजुट हो गए हैं, एकजुट हुए हैं अपने हक के लिए, अपने फायदे के लिए, दिल्ली के फायदे के लिए। अब इसीलिए मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह पा रहा हूँ कि उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता, यमुना पार की जनता इस बार उन्हीं बड़े बड़े नामों से निजात पाना चाहती है जिन नामों ने उन्हें धोखा दिया, और इस बार बड़ा आदमी चुनने की बजाय, किसी को पीएम बनाने की बजाय लोग अपना आदमी चुनेंगे। बीजेपी ने क्रिकेटर गौतम गंभीर को पूर्वी दिल्ली की सियासी पिच पर उतारा। वहीं कांग्रेस ने दिल्ली के पूर्व मंत्री अरविंदर सिंह लवली, तो आम आदमी पार्टी ने आतिशी मरलेना पर गेम बदलने का दांव खेला। What do you think in terms of a given national level? Do you think it gets lost in certain ways? And what would you do if you become the MP? Once everything happens on 23rd, then only I can say what I will do. So that's, let us wait till 23rd. So as far as women's safety is concerned, I've already said that in my vision. Document that how serious are we about women's safety, and that is going to be a topmost priority. अरविंदर सिंह लवली और कांग्रेस पार्टी का नहीं, जमुना पार के लोगों का चुनाव बन गया, क्योंकि सबसे ज्यादा जमुना पार के लोगों को सीलिंग, सफाई, यहाँ और मोड ऑफ पब्लिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, पोल्यूशन, ये सबसे तो प्रॉब्लम है ही है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। और भारतीय जनता पार्टी ने खुद माना है अपने एमपी की टिकट काट के कि उनके जो एमपी साहब थे वो अवेलेबल नहीं थे लोगों को।
लेकिन हास्यप्रद यह है कि महेश गिरी लोगों से मिलते नहीं थे, गौतम गंभीर से उम्मीद कर रहे हैं लोगों को मिलेंगे। दिल्ली की जनता का आम आदमी पार्टी पे भरोसा है, क्योंकि उन्होंने पहली बार देखा है कि एक ऐसी पार्टी आई है जिसने वास्तव में अपने वादे पूरे किए हैं। एक ऐसी पार्टी आई है जो आम जनता के लिए काम करती है, और यही कारण है कि दिल्ली की जनता इस बार भारी बहुमत से 7 सीटों पर आम आदमी पार्टी को जिताएगी। नई दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी की मीनाक्षी लेखी मैदान में है। वहीं कांग्रेस ने अपने दिग्गज अजय माकन को प्रत्याशी बनाया और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं ब्रजेश गोयल। मीनाक्षी लेखी पर जहां सीट बचाने की चुनौती है, वहीं कांग्रेस और आप दोनों के ही उम्मीदवारों ने पार्टी की झोली में इस वीआईपी सीट को डालने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया। सुरक्षित सीट उत्तर पश्चिमी दिल्ली का मुकाबला भी काफी दिलचस्प है। बीजेपी ने मौजूदा सांसद उदित राज का टिकट काटकर यहां हंसराज हंस को मैदान में उतारा। कांग्रेस ने राजेश लिलोटिया को यहां से प्रत्याशी बनाया। वहीं आम आदमी पार्टी ने गुग्गन सिंह को यहां से मैदान में उतारा है। दिल्ली की 7 सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी। उसके 2 बड़े कारण ये हैं। पहला ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को दोबारा लोग प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, क्योंकि 5 साल के अंदर जो उन्होंने विकास के काम किए हैं उसके कारण लोगों को लगता है, खासतौर से युवाओं को लगता है कि देश के अंदर परिवर्तन, देश के अंदर मजबूती और देश सुरक्षित जो है वो मोदी जी के हाथों में रह सकता है। पश्चिमी दिल्ली से मौजूदा सांसद प्रवेश वर्मा के सामने जीत दोहराने की चुनौती। कांग्रेस ने अपने पूर्व सांसद महाबल मिश्रा को यहां से उम्मीदवार बनाया और आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं PS जाखड़। दक्षिणी दिल्ली के मौजूदा सांसद हैं रमेश विधुड़ी। इस बार भी पार्टी ने उन्हीं पर दांव खेला है। कांग्रेस ने चुनावी रिंग में बॉक्सर विजेंदर सिंह को उतारा है। आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा की दावेदारी ने इस मुकाबले को रोमांचक बना दिया है। दिल्ली वालों ने बंगाल की तरह जमकर वोटिंग नहीं की। देश के दिल में हार जीत के अपने मायने हैं और यही वजह है कि 7 सीटों का संग्राम सियासी पार्टियों के लिए खास मायने रखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो दिल्ली का पूरा समीकरण आपने देख लिया। हालांकि मतदान इस बार काफी कम यहां पर हुआ है, लेकिन आपको बताऊं कि न सिर्फ इलेक्शन कमीशन बल्कि खुद भी लोग सामने आए जो कि दूसरों को जागरूक कर रहे थे मतदान के लिए। सुबह एक वोटिंग बूथ पर, पोलिंग बूथ पर जब मैं खुद पहुंची तो मैंने देखा कि किस तरह से वहां पर एक शख्स मौजूद थे, बाकी लोगों को जागरूक कर रहे थे मतदान के लिए। हालांकि किसी पार्टी से वो जुड़े हुए नहीं थे, वॉलंटियरली वो खुद ये काम कर रहे थे, लेकिन अंदाज कुछ जुदा था। निर्माण भवन पोलिंग बूथ पर इस वक्त मैं मौजूद हूं और अलग अलग तरह के रंग हमें यहां पर दिखाई दिए। महिलाओं के लिए खास प्रबंध किया गया, लेकिन इस राजनीति का और लोकतंत्र के इस महापर्व का एक बहुत ही अलग, बहुत ही जुदा और मुख्तलिफ रंग हमें यहां पर दिखाई दिया। देखिए, हमारे साथ एक शख्स यहां पर मौजूद है जो सुबह से ही लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि वो आए, आकर के वोट दें। सबसे पहले तो देखिए उनका ये गाना आप सुनिए। वोट दो घर से निकलो, वोट दो घर से निकलो, वोट दो बिना डरे, वोट दो बिना डरे, वोट दो। आर्टिकल 326 के तहत वोट दो, आर्टिकल 326 के तहत वोट दो, वोट दो। और चलिए अब बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल में आज हुए चुनाव की। लोकसभा चुनाव के 6ठे चरण में पश्चिम बंगाल की 8 सीटों पर आज वोटिंग हुई, लेकिन बंगाल में चुनाव हो और हिंसा ना हो, फिलहाल ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। आज भी कई जगहों पर हिंसा हुई, जिसमें बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया गया। आरोप सिर्फ और सिर्फ टीएमसी पर लगा है। तस्वीरों पर जरा गौर फरमाइए। सभी ममता बनर्जी के गढ़ पश्चिम बंगाल की हैं, जहां चुनाव से पहले और चुनाव के दौरान हिंसा आम सी हो गई है। ऐसा लग रहा है जैसे पश्चिम बंगाल चुनाव और हिंसा एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं। पहली तस्वीर पश्चिम बंगाल के घाटल की है, जहां 6ठे चरण के मतदान के बीच बीजेपी उम्मीदवार भारती घोष से धक्का मुक्की की गई। मतदान केंद्र पर जाने के दौरान भारती घोष की गाड़ी को निशाना बनाया गया। आरोप टीएमसी पर लगा है। हमले के बाद भारती की रोने की तस्वीरें भी सामने आई हैं।
তখন নামালো, আমার কথা হচ্ছে তুমি আগে নামাও, পরে নামাও। আমি তো ওই মেইন রোডটা দিয়ে এলাম, তখন কোথাও ছিল না, তোমরা জানো হয়েছিল, ওখানে নামাও। এসে নামানো মুখটায় যেখানে পাথর নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, যাতে পাথর খেয়ে মাথাটা ফাটে, হসপিটালে যাই এবং যাতে বাকি বুথগুলো না দেখি, এটা একদম ক্রিস্টাল ক্লিয়ার। अब दूसरी तस्वीर पर नजर डालिए। रविवार को छठे चरण के मतदान से पहले शनिवार रात पश्चिम बंगाल के झारग्राम में बीजेपी कार्यकर्ता की लाश मिली। बीजेपी ने टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर हत्या का आरोप लगाया। मृतक का नाम रामेन सिंह बताया जा रहा है। हालांकि स्थानीय पुलिस रामेन सिंह की मौत की वजह को बीमारी बता रही है। वहीं ईस्ट मिदनापुर के भगवानपुर में बीजेपी के 2 कार्यकर्ता अनंत गुचैर और रणजीत मैटी को रविवार रात गोली मार दी गई, जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है। अगली तस्वीर पश्चिम बंगाल के रामपुर की है, जहां पश्चिम बंगाल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष के काफिले पर हमला किया गया। उनका आरोप है कि टीएमसी के गुंडों ने न सिर्फ उनके काफिले को रोकने की कोशिश की, बल्कि उनके साथ भी धक्का मुक्की की। तृणमूल कांग्रेस द्वारा हिंसा का तांडव चल रहा है। आज छठे चरण के चुनाव में भी ये हिंसा बदस्तूर जारी है और झारग्राम में बूथ नंबर 113 के हमारे अध्यक्ष रमेश सिंह का शव मिला है। घाटल में हमारी उम्मीदवार जो पूर्व आईपीएस अधिकारी है खुद भारती घोष, उसको गाड़ी पर पथराव किया, उसको जख्मी किया, अभद्रता का व्यवहार हुआ और उसकी ही गाड़ी जब्त कर दी गई। ये हिंसा का तांडव तृणमूल कांग्रेस की हताशा है। लोकसभा चुनाव के अभी तक हर चरण में बंगाल से हिंसा की खबरें आई हैं, फिर चाहे वो कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई हो या फिर पोलिंग बूथ पर ही देसी बम से किया गया हमला हो। बंगाल में सभी चरणों के मतदान के दौरान हिंसा लगातार बढ़ती गई, लेकिन हर बार वोटिंग का प्रतिशत भी ज्यादा ही रहा। यहाँ स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग ने केंद्रीय बलों की कुल 770 कंपनियों की तैनाती की है। बावजूद इसके हिंसा की ये तस्वीरें सवाल जरूर खड़े करती हैं। तापस सेन गुप्ता और अबुल कलाम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और चलिए अब आपको हरियाणा के सोनीपत का चुनावी हाल भी हम दिखा देते हैं। यहां से कांग्रेस प्रत्याशी और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं। हुड्डा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता सुमित दुबे ने। तो चलिए सुनते हैं कि क्या कहते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। हमारे साथ है सोनीपत से कांग्रेस के कैंडिडेट और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा। बात करते हैं। सर, पोलिंग काफी हो चुकी है, अब आपने आकलन भी ले लिया होगा, क्या आप अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं? भारी बहुमत से जीत होगी। आपको क्या लगता है सर, आपका मुकाबला किसके साथ है? मुकाबले में है कोई नहीं, लेकिन दूसरे नंबर पर बीजेपी आएगी। दूसरे नंबर पर बीजेपी आएगी। आपको क्या लगता है कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसकी वजह से आप अपनी जीत का ये दावा कर रहे हैं? कितना ऐसा भरोसा क्यों है? ये झूठे वायदे करके जो बीजेपी सरकार में आई, लोग आज हिसाब ले रहे हैं और जो हमारी सरकार की उपलब्धियां थी उसकी एहसास कर रहे हैं। जो राहुल गांधी ने जो मैनिफेस्टो जारी किया न्याय स्कीम में, क्या उसका असर? हाँ, बिल्कुल उनका असर है गरीब आदमी। आखिरी सवाल हुड्डा साहब, क्या आपको लगता है कि यहाँ जो बात कर रही थी सोनीपत में कि जाति बट गई है, कुछ जातियों का वोट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, आपको लगता है कि सभी जातियों को वोट मिला जाएगा? सब छत्तीसगढ़ की वोट मिलने वाले। तो ये थे कांग्रेस के प्रत्याशी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिन्हें अपनी जीत का पूरा भरोसा है। सोनीपत से सुमित कुमार दुबे, कैमरामैन अश्विनी के साथ, इंडिया न्यूज। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बाद अब बात कर लेते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया की, जो कि गुना शिवपुरी से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वोट डालने के बाद ये दावा किया कि जीत कांग्रेस की ही होगी। उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता सरस्वती चंद्र ने। गुना लोकसभा प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया इस वक्त हमारे साथ है। सिंधिया जी, किस तरह का माहौल है? बहुत मेहनत हो रही है। मेहनत तो होनी चाहिए। प्रजातंत्र में मेहनत केवल चुनाव के समय में नहीं होना चाहिए, दोनों चुनाव के दरमियान भी होना चाहिए। जो मैं करता हूँ, मेरी मेहनत चुनाव के समय में नहीं होती, चुनाव के समय में नहीं होती। जनता ये कहती है, जब आपकी 5 साल होती, जनता ये कहती है जब वोटिंग का समय होता है, जब आता है प्रत्याशी, हमने यहाँ पर लोगों से। पर यहाँ मैं प्रत्याशी नहीं हूँ, मैं तो जनसेवक हूँ। अच्छा, किसान कर्ज माफी जो मुद्दा है वो आप लोगों ने उस बलबूते पे सरकार बनाई, अब जाके बीजेपी कह रही है कि ये सब फ्रॉड किया जा रहा है, धोखा किया जा रहा है। देखिए, कहाँ है जो बीजेपी 15 साल में नहीं कर पाई, वो दूसरों को अपना प्रमाण पत्र न दे पाए। और 55 लाख में से 21 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ है और बाकी की प्रक्रिया कल से शुरू हो जाएगी, जब ये चुनाव संपन्न हो जाएगा।
युवाओं को रोजगार की बात है, क्या लगता है आप लोग सेटिस्फाई हैं जो आप लोगों ने वादे किए थे? 2 करोड़ रोजगार के अवसर देने वाले मोदी जी आज हमारे नौजवानों को पान और पकौड़े की सरकार दे रहे हैं और इसका रोष भी इस चुनाव में निकलेगा। थैंक यू। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया आप देख सकते हैं कि लोगों से मिल रहे हैं और अपील कर रहे हैं कि वोट दें, और खास तौर से जो हमला है उन्होंने बीजेपी पर बोला है और किसान कर्ज माफी को लेकर साफ तौर पर कहा है कि हम लोगों ने किसानों का कर्ज माफ किया है और जहां तक 22 लाख किसानों की बात है तो चुनाव बाद वो भी हम वादा पूरा कर देंगे। कैमरामैन अखिलेश के साथ सरस्वती चंद्र, इंडिया न्यूज, गुना।